हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के एक नए लेक्चर को लेके। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं और कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास टोटल 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, देन डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड देन था हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एंड साथ के साथ हमने ये भी बात कर ली थी कि आखिरकार क्या कंडीशंस होती है जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कब डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और कब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। राइट, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल के बारे में। राइट, देखिए हमने बात की थी कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल किस बेसिस के ऊपर बन रहा है, क्या वो ऐसा करे कि जिससे वो स्टेबल हो जाए, वो हमें बताया था ऑक्टेट ने। राइट, तो लेविश ने एक ऑक्टेट रूल दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर वो स्पीशीज जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है और वही बनेगा। कभी भी दो एटम इस तरीके से कंबाइन नहीं करेंगे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। राइट, बट उसके बावजूद हमारे पास नेचर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उसके बावजूद वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यही हमारे पास क्या थी, लेविश की लिमिटेशन। राइट, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन थी कि ऑक्टेट रूल ने कहा था हमें सिर्फ वही कंपाउंड बनेंगे, सिर्फ वही कंपाउंड बनेंगे जिसमें हर एलिमेंट का वैलेंस शेल, जिसमें हर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट, सिर्फ वही कंपाउंड बनेंगे जिसमें हर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट, बट बहुत सारे ऐसे हमारे पास कंपाउंड है जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो अप नहीं होता, बट स्टिल वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे अगर मैं कंपाउंड को डिफरेंशिएट करना चाहूं तो हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड बन जाएंगे। एक तो वो कंपाउंड जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे और एक वो कंपाउंड जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वैलेंस शेल के अंदर। राइट, तो इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्यों कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट ने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है वैलेंस शेल में, बट इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वैलेंस शेल में, इसलिए इनको क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किन्हें होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। राइट, और इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, यानी कि इनके पास 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है AlCl3। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है AlCl3। तो एल्यूमिनियम जो है हमारे पास ग्रुप 13 का एलिमेंट है। तो मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना सिखाया था, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट हमारे पास है एल्यूमिनियम। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पाएंगे, तो देखिए मैंने क्या कहा था, जिस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है ना, उतने ही उसके पास क्या पाएंगे, उतने ही उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाएंगे। तो आप क्या करो, अगर आपके पास डबल डिजिट नंबर है, अगर आपके पास डबल डिजिट नंबर है तो उसमें जो लास्ट डिजिट है वो देख लो। तो मैंने कहा एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम के पास हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 क्लोरीन के साथ बाइंड अप कर रहा है। क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो P ब्लॉक में या S ब्लॉक में अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं तो आप कैसे जान सकते हो, उसके ग्रुप नंबर से आराम से जान सकते हो। राइट, तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्लोरीन बनाना चाहेगा एक ही बॉन्ड, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक बॉन्ड बनाकर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। राइट, मैंने आपको कहा था कोई भी एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाना चाहेगा जितने उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। एक ही बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको दूसरी बात ये कही थी, कोई एलिमेंट जितने खुद के इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सामने से भी उसको उतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अभी अगर सामने से 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो खुद के भी कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करवाएगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करवाएगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में, वहां पे क्या बनेगा, सिंगल कोवैलेंट। राइट, तो यहां पे देखिए एक क्लोरीन आ गया, ये हमारे पास आ गया दूसरा क्लोरीन। राइट, ये हमारे पास आ गया दूसरा क्लोरीन और यहां आ गया हमारे पास तीसरा क्लोरीन। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने एल्यूमिनियम से ले लिया।
इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया एल्यूमिनियम से, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया एल्यूमिनियम से ले लिया, तो तीनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल के अंदर और इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने तीनों पार्टिसिपेट करवा दिए हैं। तो क्लोरीन एल्यूमिनियम ने क्लोरीन को जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उनसे क्या कर लेगा ले लेगा। तो इस एल्यूमिनियम ने इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया था, ठीक है, शेयरिंग करते टाइम, तो एक ही लेगा। सिमिलरली एक इस क्लोरीन से लेगा और एक इस क्लोरीन से लेगा। तो अगर हम बात करते हैं क्लोरीन एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। चाहिए कितने थे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद ये बनता है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया, जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो अप नहीं कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए PCl5 हो गया, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास H2SO4 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कैसे कंपाउंड है जिनके पास सेंट्रल एटम के पास, देखिए हम जब भी बात करते हैं तो हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है एल्यूमिनियम, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल एटम, ठीक है। तो हम बात करेंगे सेंट्रल एटम, तो आपको कैसे पता चलेगा सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम की खास बात होती है सेंट्रल एटम हमेशा लेस इन नंबर होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है हमेशा लेस इन नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पे AlCl3 में एल्यूमिनियम कम था, तो ये क्या हो गया सेंट्रल एटम। यहाँ पे PCl5 में कौन सेंट्रल एटम होगा, जो सबसे कम होगा, तो फास्फोरस कम है, तो फास्फोरस क्या हो गया सेंट्रल एटम। H2SO4 में सल्फर सबसे कम है, तो सल्फर क्या हो गया सेंट्रल एटम हो गया। आप कहोगे सर वो मॉलिक्यूल का क्या जिसमें जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम है, जैसे कि H2 हो गया, ठीक है, या फिर Cl2 हो गया, या फिर HCl हो गया, तो इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, तो देखिए होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में कभी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। सेंट्रल एटम का क्या मतलब है, जो सेंटर में प्रेजेंट हो। क्या यहाँ पे कोई सेंटर है, यहाँ पे कोई सेंटर ही नहीं है, राइट। सेंटर का क्या मतलब हो गया, सेंट्रल एटम का मतलब हो गया जो सेंटर में प्रेजेंट है, एक से ज्यादा एटम्स के बीच में घिरा हुआ है। यहाँ पे तो कोई सेंटर बन ही नहीं सकता ना, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में कोई भी सेंट्रल एटम नहीं होता। अब बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे PCl5 की, तो देखिए फास्फोरस के पास देखिए फास्फोरस हमारे पास ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पाएंगे 5, राइट। तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके ये कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 5 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। तो एक क्लोरीन जिसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी हमने बात की थी कि क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ये क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, एंड इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी हो गया कंप्लीट। अब फास्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन जितने भी एटम के साथ शेयर करे हैं उनसे वापस ले लेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है सामने वाले एटम से उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके भी ले लेगा। तो इसने इस फास्फोरस ने इस क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो उससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी तरीके से क्या करेगा, हर क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। हर क्लोरीन से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से। और फास्फोरस के पास कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो फास्फोरस जो कि सेंट्रल एटम है उसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यानी कि ये भी क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट करके बैठा हुआ है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको लैब में भी देखने को मिल जाता है, काफी स्टेबल रहता है ये, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि ऑक्टेट रूल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको दिल पे नहीं लेना है कि ऑक्टेट नहीं पूरा होगा तो ये कंपाउंड बन ही नहीं सकता है। ज्यादातर जो कंपाउंड है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, हम ये कह सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो इसी के साथ हमारा कोवेलेंट कंपाउंड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड पे, जो कि हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बॉन्ड की, जो कि हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं समझोगे तो आयोनिक बॉन्ड में भी दिक्कत आएगी, राइट। जबकि है ये बहुत एक दूसरे से अलग अलग, ठीक है। इनकी बॉन्डिंग एक दूसरे से काफी अलग है, इनका नेचर आपस में काफी ज्यादा अलग है, ये काफी अलग टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। बट अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डिंग समझ में आ गई तो आयोनिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत हलवा सा टॉपिक आपके लिए है, राइट। तो अब हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है।
तो हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्ड तब बन रहा था जब दो नॉन मेटल कंबाइन करते हैं, जब दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड में होता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में होता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल में दो स्पीशीज प्रेजेंट है उसमें से एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। अब ये कब होगा पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास बॉन्ड में जो दो स्पीशीज हैं, हमारे पास जो बॉन्ड में दो स्पीशीज प्रेजेंट है उसमें से एक स्पीशीज तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच, और दूसरी स्पीशीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरी स्पीशीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस चीज को भी आप कैसे समझोगे, ऑक्टेट रूल से समझोगे, ठीक है। इस चीज को भी आप क्या समझोगे, ऑक्टेट रूल से। अब आप कहोगे सर आप दोबारा ऑक्टेट रूल ले आए, अभी तो आप कह रहे थे इसमें लिमिटेशन है। मैंने आपको कहा था केमिस्ट्री में हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता है, हाँ किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए हम बहुत सारे कंपाउंड समझा सकते हैं, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि ऑक्टेट रूल पूरा गलत है, ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ऑक्टेट रूल कि अकॉर्डिंग टू मी जिनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही स्टेबल है, तो वो एलिमेंट कैसे, वो कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं जिनके पास 8 से कम या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। मैंने ये नहीं कहा कि ऑक्टेट रूल गलत है, मैंने कहा इसकी कुछ लिमिटेशन है, राइट। तो उसी तरीके से आयोनिक बॉन्ड को भी हम किससे समझेंगे, ऑक्टेट रूल से समझेंगे, राइट। मैंने कहा कि मेरे पास अगर मुझे आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो वहां पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देगी। अब ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब एक तो इलेक्ट्रॉन रिच हो और एक क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच है और कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। तो देखिए ऑक्टेट रूल हमें ये जानने में हेल्प करेगा। ऑक्टेट ने क्या कहा, ऑक्टेट ने कहा सिर्फ वही स्पीशीज स्टेबल हो पाएंगी जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब सारे के सारे एलिमेंट किस जद्दोजहद में लग जाएंगे, उनका सिर्फ एक ही गोल रहेगा कि किसी भी तरीके से हम 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में अचीव कर लें, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अचीव करे, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके अचीव करे, या फिर शेयरिंग करके अचीव करे। तो उनमें से हमने एक केस तो देख लिया था कि हमारे पास जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब दूसरा केस हम देखने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करता है। कैसे करेगा, अब देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास सोडियम है। हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब देखिए अगर मैं इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करता हूं तो आउटर मोस्ट शेल है इसकी 3, आउटर मोस्ट शेल क्या है इसकी 3। आप कहोगे सर 3s, मैं कहूंगा नहीं, आउटर मोस्ट शेल 3s नहीं है, 3s एक सब शेल है, हम शेल की बात कर रहे हैं। तो जो नंबर है ये 1 2 3 ये होता है शेल नंबर। तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल क्या है यहाँ पे 3। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब किसी भी स्पीशीज के लिए 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करना, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। किसी भी स्पीशीज के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन तो कर नहीं पाएगी। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो मैंने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड के लिए तभी बनेगा जब म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जब दोनों स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जगह क्या सोचता है कि अगर मैं किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, अगर मैं किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो होगा क्या, यहां पे बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब आउटर मोस्ट शेल देखिए, ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल अब हो गई 2, क्योंकि 3 तो खत्म हो जाएगी। 3 खत्म क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन था 3s में, वो इसने हटा दिया, निकाल दिया, दे दिया, डोनेट कर दिया, राइट। तो अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई 2, क्योंकि इसका भी नंबर 2 है, इसका भी नंबर 2 है, तो ये दोनों ही क्या है, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 2 8। अब देखिए इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, इसके पास एक तो पॉसिबिलिटी थी 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि मैं क्या करता हूं, 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं, चलो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे बनते हैं, ठीक है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना। मैंने कहा था ये कोई भी स्पीशीज उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाती है जितने उसके खुद के पास होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये
सात इलेक्ट्रॉन कैसे गेन कर पाएगी शेयर करके, राइट? नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ये शेयरिंग करने लगेगी तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करवा पाएगी जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। तो क्या सोचती है, तीसरा तरीका सोचती है क्या, कि मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं तो मेरी आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी सेकंड, और उसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने ऑक्टेट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और ऐसी स्पीशीज को ही हम क्या कहते हैं, मेटल। ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। यानी कि मेटल आर दो स्पीशीज विच लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसका क्या रीजन होता है, उसका रीजन होता है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहती है। और होता क्या है, मेटल का जो साइज होता है ये काफी बड़ा होता है, इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी बहुत आसान है, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और ये क्या बना लेती है, ये आयंस बना लेती है। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया आयंस, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा बात करते हैं पहले मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास है एक फ्लोरीन, अब मेरे पास क्या है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5। अब देखिए इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या है, इसकी आउटर मोस्ट शेल हमारे पास है 2, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 + 2 7। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकती है, एक तो ये शेयरिंग कर सकती है, म्यूचुअल शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग तब करेगी जब इसके सामने क्या आएगा, दूसरा नॉन मेटल आएगा, राइट? एक चीज तो ये हो सकती है। अगर मान लीजिए इसके सामने नॉन मेटल आया ही नहीं, इसके सामने मेटल आ गया, तो क्या करना चाहेगी, क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी? अब देखो, अगर इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करना चाहेगी, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो पॉसिबल है नहीं किसी स्पीशीज के लिए। ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कोई, या 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही अगर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो इसको दिख रहा है मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बस किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा 1s2 2s2 2p6। और इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ऑक्टेट क्या हो जाएगा इसका, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल। उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। अब देखिए मेटल ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन लूज। वो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था मेटल को कौन गेन कर लेगा, नॉन मेटल। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही तो हुआ है। मेटल को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जो नॉन मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और वो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे बनेगा कौन सा बॉन्ड, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। यानी कि मैं कह सकता हूं आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। तो जो मेटल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच, और नॉन मेटल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से इनकी हम फॉर्मुलेशन करते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कौन सी स्पीशीज कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी, और कैसे कैसे बॉन्ड बन सकते हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो है समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।